Good morning to all of you. This is Shiv Shankar Kumar Singh, and today I am going to make you understand the difference between directive and non-directive counseling. तो जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से मगध यूनिवर्सिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया जाता है या पूछा जाता है वो है कि निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श में अंतर स्पष्ट करें। राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो इससे पहले कि हम निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श के बीच अंतर की चर्चा करें, हमें निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि आखिरकार परामर्श या काउंसलिंग हम कहते किसको हैं, इसकी सटीक परिभाषा क्या है। तो आइए हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वास्तव में परामर्श या काउंसलिंग जो है वो एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से दो व्यक्तियों, परामर्शदाता काउंसलर और परामर्श प्रार्थी अर्थात काउंसली, ये दोनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। यहाँ काउंसलर या परामर्शदाता जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो विशेष रूप से प्रशिक्षित या अनुभवी व्यक्ति होता है जो कि खास करके जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है या प्रॉब्लम सफरर है उसको जो है मुख्य रूप से किसी समस्या में सलाह रूपी सहायता प्रदान करता है। और काउंसली जो होता है, जिसको हम उपबोध्य भी बोलते हैं या परामर्श प्रार्थी भी बोलते हैं, क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं, तो वो मुख्य रूप से जो है वो वह व्यक्ति होता है जो किसी खास समस्या से और खास करके व्यक्तिगत क्षेत्र में किसी समस्या से जो है वो ग्रसित होता है। ठीक है, वो समस्या मेंटल भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम से भी संबंधित हो सकती है। तो उस पर जो है वो परामर्श प्रार्थी को अगर परामर्श के दाता के द्वारा किसी भी प्रकार का सलाह रूपी सहायता दिया जाता है तो उसको जो है हम परामर्श के नाम से जानते हैं। और ये जो है उसमें क्या करता है कि काउंसलर जो है वो समस्या का समाधान नहीं कर देता है, मतलब काउंसलर जो है या परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी के समस्या का समाधान नहीं कर देता है, बल्कि वो जो है वो कई प्रकार के ट्रिक्स या सलाह को दे करके उसका ब्रेन वॉश कर देता है और इस प्रकार कर देता है कि वो खुद इस लायक हो जाता है कि अपनी समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि काउंसलर और काउंसली के बीच में मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली या कह सकते गोपनीय या विश्वसनीय संबंध का होना अति आवश्यक है। अगर विश्वसनीय संबंध नहीं रहेगा या उसको ये थोड़ा सा भी लगेगा काउंसलर को, अगर काउंसलर पर विश्वास नहीं रहेगा काउंसली को, तो वो क्या करेगा, खुल करके अपनी बातों को या समस्याओं को जो है उसके सामने नहीं रख पाएगा। इसलिए इसमें गोपनीय और विश्वसनीय संबंध का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी और कुल मिलाकर हम इसको कह सकते हैं, अगर सटीक ढंग से परिभाषा अगर परामर्श की देना चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि परामर्श जो है वो किसी भी गंभीर समस्या के प्रति एक मनोवैज्ञानिक एवं विशिष्ट तरीके से दी जाने वाली सलाह रूपी सहायता है जो कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच में प्रत्यक्ष रूप से उसकी योग्यता क्षमता को, मतलब काउंसली का जो है या परामर्श प्रार्थी के योग्यता क्षमता को ध्यान में रखकर दी जाती है। ठीक है, अगर उसके योग्यता क्षमता या उसकी एबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ को नहीं ध्यान में रखेंगे तो वो क्या होगा कि जो दी जाने वाली सलाह है या जो परामर्श दी जाती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है प्रार्थी को या काउंसली को, जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, उसको इस लायक बना देना होता है ताकि वह जो है अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके और किसी भी वातावरण में या उसके साथ जो है एडजस्ट कर सके, समायोजित कर सके। ठीक है, तो ये हो गया परामर्श। अब आइए हम लोग जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बीच अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति या स्वभाव के आधार पर परामर्श के 3 भेद होते हैं। पहला डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसको निर्देशात्मक परामर्श कहते हैं, दूसरा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसको अनिर्देशात्मक परामर्श कहते हैं, और तीसरा है इक्लेक्टिक काउंसलिंग जिसको संग्रही परामर्श कहते हैं। तो सब हम लोग जो है इक्लेक्टिक काउंसलिंग के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है मुख्य रूप से निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श के बीच में अंतर को समझ लेते हैं। और अगर
इसको अगर हम समझ लेंगे तो कंसेप्ट, इससे इसकी परिभाषा से संबंधित जितने भी इस तरह के कंसेप्ट हैं वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। इससे कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रतिपादक संबंधी अंतर को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श के जो जन्मदाता हैं उससे संबंधित अंतर को समझने का प्रयास करते हैं, जिसको बोलते हैं कि डिफरेंस रिलेटेड टू चीफ एक्सपोनेंट, या फिर आप बोल सकते हो फाउंडर, है ना, उसके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जब निर्देशात्मक परामर्श की बात करते हैं या डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं, तो निर्देशात्मक या डायरेक्टिव काउंसलिंग के जो मुख्य प्रतिपादक या जन्मदाता माने जाते हैं, या फाउंडर कह लीजिए, या चीफ एक्सपोनेंट जो है वो कौन कहे जाते हैं, तो E.G. विलियमसन, ये ध्यान में रखिएगा, E.G. विलियमसन जो है वो निर्देशात्मक परामर्श के जन्मदाता या प्रतिपादक माने जाते हैं। और वहीं अगर हम अनिर्देशात्मक परामर्श या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के जन्मदाता या मुख्य प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक जो है वो कार्ल आर रोजर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अनिर्देशात्मक या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के जन्मदाता कौन बोले जाते हैं, कार्ल आर रोजर्स। ठीक है, अब जो है हम लोग भाषा संबंधी अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो कि है डिफिनेशन रिलेटेड डिफरेंस कर सकते हो आप। ठीक है, तो जब हम निर्देशात्मक परामर्श की बात करते हैं तो निर्देशात्मक परामर्श जो है वो मुख्य रूप से परामर्शदाता केंद्रित परामर्श प्रक्रिया कही जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो परामर्श प्रार्थी जो है उसकी अपेक्षा परामर्शदाता अधिक सक्रिय होता है। जिस प्रकार एक माली जो है वो पौधे को क्या करता है, खाद देता है, पानी देता है, हवा और सूर्य की रोशनी आदि दे करके उसको उगने या बढ़ने में मदद करता है, उसी प्रकार डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि परामर्शदाता या काउंसलर जो होता है वो परामर्श प्रार्थी के समस्या को, उसके कारणों को पहचान करके जितना भी तरह का मतलब उसका अध्ययन करके उस समस्या से संबंधित जितने भी तरह के काउज हैं या जरूरी चीज़ें हैं उसको समझ करके उसको समझने में विशेष रूप से दिलचस्पी लेता है। और इसी के कारण उसके बाद जो है वो अपने अनुभव, प्रशिक्षण, ज्ञान आदि का भी प्रयोग करता है, उससे संबंधित कई तरह के आंकड़े भी एकत्रित करता है और कई तरह की तकनीक भी अपनाता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि यह जो है एक परामर्श केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें परामर्शदाता जो है ज़्यादा सक्रिय होता है। वहीं इसके विपरीत अगर हम अनिर्देशात्मक परामर्श की बात करें तो उसको जो है परामर्श प्रार्थी केंद्रित अर्थात काउंसलर सेंटर्ड जो है वो परामर्श की प्रक्रिया कही जाती है। और सॉरी, काउंसलर सेंटर्ड नहीं, काउंसली सेंटर्ड प्रक्रिया कही जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो काउंसली ही काउंसलर के अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय होता है। मतलब वह जो है इसमें परामर्श प्रार्थी जो है वह समस्या से संबंधित ज़्यादातर निर्णय जो है अंतिम रूप से स्वयं लेता है। ठीक है, और परामर्श दाता का काम क्या होता है, परामर्शदाता सिर्फ ऐसा वातावरण या माहौल उत्पन्न कर देता है जिसमें कि काउंसली या परामर्श प्रार्थी जो है या जो क्लाइंट होता है उसका वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज ले। मतलब परामर्श प्रार्थी को पता भी नहीं चलता है और उसको जो है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वह परामर्श प्रार्थी को अधिक से अधिक जो काउंसलर होता है वो परामर्श प्रार्थी को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलने और प्रकट करने का मौका देता है। ठीक है, और जो भी वो राय मशवरा देता है या थोड़ा बहुत तो वो उसका निर्णय लेने के लिए जो है वो परामर्श प्रार्थी पर ही छोड़ देता है पूरी तरह से। और परामर्श प्रार्थी को यह पता भी नहीं चलता कि कोई उसकी सहायता कर रहा है और वो खुद ब खुद जो है समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि परामर्शदाता जो होता है वो इसमें कम मतलब सक्रिय होता है और परामर्श प्रार्थी ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए अनिर्देशात्मक परामर्श को जो है वो काउंसली सेंटर्ड या परामर्श प्रार्थी केंद्रित जो है प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से डिफरेंस हो गया इसमें। अब जो है हम लोग क्रियाशीलता संबंधी अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशात्मक परामर्श में जो है परामर्शदाता ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि वही
जो है वो सहायता चाहने वाले छात्र की पहचान करता है, उससे संबंधित आंकड़ों को जमा करता है, समस्या के कारणों का पता लगाता है, अनुमान लगाता है कि किस तरह से समस्या अगर बढ़ गई तो क्या परिणाम हो सकता है और इसका क्या संभावित समाधान होगा। इस सब से संबंधित जितना भी एक्टिविटी है, जितना भी काम है, वो सब के सब जो है वो परामर्शदाता ही करता है। इसलिए इसमें कहा जाता है कि परामर्शदाता ज़्यादा क्रियाशील होता है निर्देशात्मक परामर्श में। और वहीं अगर हम अनिर्देशात्मक परामर्श की बात करें तो वो जो है उसके ठीक विपरीत, मतलब परामर्श प्रार्थी जो है वो इसमें ज़्यादा सक्रिय होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, ठीक है। और वह जो है अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है। इसमें वो सिर्फ काउंसलर के पास जो है वो अपना समस्या को लेकर के तो जाता है, लेकिन काउंसलर के सामने रखता भी है और वो स्वयं जो है अंतर्दृष्टि का विकास करके और स्वयं निर्णय लेकर के अपने ही समस्या का समाधान करता है। मतलब इसमें जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो परामर्श प्रार्थी ज़्यादा क्रियाशील होता है, जबकि डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर मतलब परामर्शदाता जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अब हम लोग जो है चौथा देख लेते हैं, दृष्टिकोण या पहलू संबंधी अंतर, ठीक है। अप्रोच या एस्पेक्ट रिलेटेड डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो समस्या के बौद्धिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, समस्या के बौद्धिक दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें जो है समस्याग्रस्त व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं, उससे संबंधित जो बौद्धिक क्षमताएं हैं या समायोजन या कुसमायोजन से संबंधित जो योग्यताएं हैं, उसका आकलन करने के साथ साथ समस्या का समाधान का बौद्धिक उपाय सोचा जाता है। मतलब उसको समाधान करने के लिए उसका वास्तविक रूप से जो है वो संभावित उपाय खोजा जाता है, बौद्धिक रूप से प्रयास किया जाता है इसमें। इसलिए इसमें बौद्धिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके विपरीत अगर हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करें तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में भावात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। मतलब डायरेक्टिव काउंसलिंग में बौद्धिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता था और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो समस्या के भावात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। अब जो है हम लोग इसलिए इसमें भावात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो अपनी समस्या के प्रति जितनी भी भावनाएं होती है या तनावों को जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के लिए मतलब फ्री होता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो बात निकल के सामने आई वो ये कि इसमें समस्या के बौद्धिक पक्ष पर जोर दिया जाता है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो समस्या के भावात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पांचवा, वातावरण या नियंत्रण संबंधी अंतर, इन्वायरमेंट रिलेटेड या कंट्रोल इन्वायरमेंट कंट्रोल रिलेटेड डिफरेंस, ठीक है। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में परामर्शदाता जो होता है वो काउंसलिंग के जो क्षमताएं होती है उसको सीमित मान करके अधिकांश निर्णय स्वयं लेता है, ठीक है। और इसमें जो जितने भी तरह की वातावरणीय परिस्थितियां होती है वह उसके नियंत्रण में होती है। प्रार्थी वही सोचता है जो और वही करता है जो कि परामर्शदाता उससे करवाना चाहता है, ठीक है। और इसके जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि वातावरण जो है वो नियंत्रित नहीं होता है। काउंसली जो है वो अपने विचारों को जो है या अपनी समस्या पर जो भी विचार उसके मन में आते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो परामर्शदाता की भूमिका होती है वो बहुत ही माइनर होती है, बहुत गौण होती है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले वो नहीं करता है और वह सिर्फ ऐसा वातावरण या माहौल तैयार कर देता है ताकि जो है प्रार्थी स्वयं ही समस्या के प्रति निर्णय ले सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो वातावरण का नियंत्रण परामर्शदाता के हाथ में होता है, जबकि इसमें जो है वो इस पर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो परामर्श प्रार्थी
स्वतंत्र होता है, मतलब उसमें वातावरणीय परिस्थितियां जो है वो नियंत्रित नहीं होती है, वो खुले फ्री होता है अपनी बातों या विचारों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो छठा देख लेते हैं, समय संबंधी अंतर, डिफरेंस रिलेटेड टू टाइम। चूंकि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता जो है अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों या परीक्षणों के द्वारा जो है वो समस्या की पहचान करता है और संभावित समाधान जो है कम समय में क्लाइंट को बता देता है। इसलिए इस परामर्श की प्रक्रिया में जो है वो बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श की बात करें अगर हम, तो उसमें जो है क्लाइंट में अंतर्दृष्टि का विकास करने में, समस्या को समझने में और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को जो है विशेष प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें जो है क्या किया होता है कि क्लाइंट को खुद ही सब कुछ करना होता है, इसलिए उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, कोई भी काम समस्या का समाधान ढूंढने में जो है या इस काबिल बनाने में कि क्लाइंट जो है वो स्वयं या परामर्श प्रार्थी जो है वो स्वयं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ले, इस लायक बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए इसको जो है वो अधिक समय लेने वाला या टाइम टेकिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो समय संबंधी अंतर में हम लोग कह सकते हैं वो ये कि निर्देशात्मक परामर्श में या डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो अपेक्षाकृत कम समय लगता है, क्योंकि इसमें सीधे जो है वो परामर्शदाता जो है वो उसको सलूशन बता देता है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो समय अधिक लगता है, क्योंकि वो खुद करके मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं वो खुद करके समस्या का समाधान खुद वो खोजना चाहता है, इसलिए उसमें जो है ज़्यादा समय लगता है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट अंतर की बात कर लेते हैं, केस स्टडी संबंधी अंतर। ठीक है, तो केस स्टडी जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति इतिहास अध्ययन या भूतकालीन अध्ययन के बारे में इसमें अंतर बताया जाता है। तो मुख्य रूप से देखिए, निर्देशात्मक परामर्श में जो है वो व्यक्ति केस स्टडी के अंतर्गत समस्या के कारणों को समझने का प्रयास करता है, और इसीलिए इसमें जो है वो व्यक्ति इतिहास अध्ययन या उसके भूतकालिक अध्ययन की प्रधानता अधिक होती है। मतलब इसमें जो है निर्देशात्मक परामर्श में जो है केस स्टडी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इसको विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, केस स्टडी को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि जो परामर्श प्रार्थी होता है उसकी जो वर्तमान एक्टिविटीज़ है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उसके पहले का पूर्व का चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, पूर्व में वो कैसा व्यवहार करता था, क्या व्यवहार करता था, उससे मतलब नहीं होता। उसमें उसकी वर्तमान समस्या में को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए उसकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, इससे संबंधित जो है उस पर विचार किया जाता है। ठीक है, अब आठवां जो है वो है कि प्रार्थी में अंतर्दृष्टि के विकास संबंधी अंतर। ठीक है, डिफरेंस रिलेटेड टू इनसाइट डेवलपमेंट इन क्लाइंट। तो निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता जो है वो अंतर्दृष्टि का विकास करता है। परामर्शदाता में जो है वो खुद अंतर्दृष्टि का विकास होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सक्रिय होता है, क्लाइंट में नहीं होता है। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि परामर्शदाता में अंतर्दृष्टि का विकास होता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि परामर्श प्रार्थी में इंसाइट या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। अब यहाँ पे कहोगे कि सर अंतर्दृष्टि क्या है, तो अंतर्दृष्टि जो है हम पहले भी समझा चुके हैं कि लर्निंग एंड टीचिंग में बताए हुए हैं कि अंतर्दृष्टि के विकास पर जोर देना मतलब क्या कि अंतर्दृष्टि जो है वो किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक प्रयासों द्वारा जो है या किसी समस्या का संपूर्ण पहलू पर विचार करके या समझ करके उसका समाधान एकाएक खोज लेना ही जो है वो अंतर्दृष्टि कहलाती है। अंतर्दृष्टि का संबंध जो है वो मस्तिष्क से है, समझ रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग में भी ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मुख्य रूप से इसमें समझ लीजिए कि अंतर्दृष्टि का मतलब है कि किसी भी समस्या का समाधान एकाएक ढूंढ लेने की क्षमता। ठीक है, तो ये अंतर्दृष्टि कहलाती है, और यही अंतर्दृष्टि का जो है विकास वो निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता में होता है और अनिर्देशात्मक परामर्श में जो है परामर्श प्रार्थी में होता है। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं नेतृत्व संबंधी अंतर, डिफरेंस रिलेटेड टू लीडरशिप। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि समस्या का नेतृत्व काउंसलर करता है, समस्या के समाधान का नेतृत्व जो है वो काउंसलर करता है। वह समस्या से संबंधित कई तरह के निर्णय और कार्य को करता है और उसके बाद जो है क्लाइंट की सलाह दे करके मदद करता है। जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श में जो है वो क्लाइंट समस्या के समाधान का नेतृत्व करता है, ठीक है। उसमें जो है वो क्या होता है, काउंसलर करता है समस्या के समाधान का नेतृत्व, और इस नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्लाइंट जो होता है या परामर्श प्रार्थी जो होता है, जो समस्या से ग्रसित होता है, जो प्रॉब्लम सफरर होता है, उसी को जो है वो समस्या का समाधान करने का नेतृत्व करना पड़ता है, ठीक है। समस्या से संबंधित जितने भी तरह के कार्य या जितने भी तरह के निर्णय जो है वो परामर्श प्रार्थी ही लेता है। परामर्शदाता क्या करता है, तो वो सिर्फ माहौल ऐसा बना देता है कि परामर्श प्रार्थी खुद ब खुद उस समस्या का समाधान खोज ले, ठीक है। तो इसमें नेतृत्व संबंधी अंतर में हम लोग देखें कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है परामर्शदाता समस्या का समाधान का नेतृत्व करता है और परामर्श प्रार्थी जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में समस्या का समाधान करने का नेतृत्व करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं परामर्श का केंद्र संबंधी अंतर, ठीक है। तो परामर्श के केंद्र संबंधी अंतर में मुख्य रूप से जो है हम लोग निर्देशात्मक परामर्श की अगर हम बात करें तो निर्देशात्मक परामर्श में जो है समस्या केंद्रित विधि होती है। निर्देशात्मक परामर्श जो है वो समस्या पर मुख्य रूप से जोर देता है, समस्या को ही केंद्र बिंदु मान करके उसके समाधान पर अधिक जोर देता है। जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श जो है वो व्यक्तित्व केंद्रित विधि है, व्यक्ति पर जो है वो मुख्य रूप से ध्यान दे, व्यक्ति को कैसे ठीक करना है इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देता है। इसमें व्यक्ति के मतलब व्यक्ति को जो है इस काबिल बनाने पर जोर दिया जाता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोज ले और स्वयं निर्णय लेकर के अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो परामर्श का केंद्र संबंधी अंतर्गत में हम लोगों ने जो जाना वो ये कि निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो समस्या केंद्रित विधि होती है और अनिर्देशात्मक परामर्श जो है वो व्यक्ति केंद्रित विधि होती है, ठीक है। व्यक्ति पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है इसमें। अब है 11वां, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संश्लेषण और विश्लेषण को महत्व संबंधी अंतर, ठीक है। संश्लेषण और विश्लेषण का जो है परामर्श में बहुत महत्व है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि विश्लेषण करने पर विशेष जोर दिया जाता है, जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो संश्लेषण पर जो है विशेष जोर दिया जाता है या संश्लेषण को जो है वो विशेष महत्व दिया जाता है। संश्लेषण सिंथेसिस और विश्लेषण एनालिसिस। आप कहेंगे कि सर या एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है और संश्लेषण क्या होता है। तो पहले के क्लासों में भी हम इसको समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो विश्लेषण कहने का मतलब हो गया, विश्लेषण को महत्व देने का मतलब हो गया कि परामर्शदाता जो है वो समस्या के संपूर्ण भाग को, मतलब विश्लेषण में क्या होता है कि परामर्शदाता समस्या के संपूर्ण भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसका बारीकी से या सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और उसको समझ करके उसका सलूशन बताता है। जबकि संश्लेषण के अंतर्गत, मतलब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में संश्लेषण के अंतर्गत जो है वो क्या करता है कि समस्या के अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या अंश होते हैं उसको आपस में जोड़ करके और समस्या का समाधान देने का उसमें प्रयास करता है। संश्लेषण मतलब छोटा टुकड़ा को जोड़ करके बड़ा रूप करना और विश्लेषण मतलब बड़ा टुकड़ा को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अध्ययन करना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे ये समझ लीजिए कि संश्लेषण और विश्लेषण में जो है यही डिफरेंस है कि विश्लेषण में जो है बड़ा चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और बारीकी से बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है, और संश्लेषण में जो है छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े रूप में एक साथ समग्र रूप से जो है वो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हम लोग संश्लेषण और विश्लेषण संबंधी अंतर में। अब हम लोग 12वां देख लेते हैं जो कि अंतिम है, निर्भरता संबंधी अंतर। अब निर्देशात्मक परामर्श में जो है वो परामर्श प्रार्थी या क्लाइंट के पास जो है वो सूचनाओं का अभाव होता है और इसीलिए वह जो है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण रूप से परामर्शदाता पर निर्भर करता है। जबकि
अनिर्देशात्मक परामर्श में परामर्श प्रार्थी जो है वो पूर्ण रूप से परामर्शदाता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ लेता है। काउंसलर सिर्फ समस्या समाधान के लिए एक माहौल तैयार कर देता है और समस्या का समाधान काउंसली जो होता है वो स्वयं ढूंढ लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि परामर्श प्रार्थी निर्भर करता है किस पर, तो काउंसलर पर, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो परामर्श प्रार्थी अपने आप पर निर्भर करता है, वो उस पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करता है। तो आशा करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे हम नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग निष्कर्ष भी समझ लेते हैं। तो देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग होने के बावजूद भी जो है वो दोनों परामर्श का मतलब निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श का लक्ष्य जो है वो एक ही होता है, और वो क्या होता है, तो परामर्श प्रार्थी के समस्या का समाधान करके उसको लाभ पहुंचाना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, comment and subscribe my channel for further videos. Thank you.